हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। और ये मॉडल नेल्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम रेडिएशंस। तो बेटा इस नेल्स बोहर ने क्या बोला? सबसे पहली बात तो उसने बोला बेटा कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसने क्या बोला कि एटम के सेंटर में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, कि इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसने सबसे पहला रूल बोला कि सेंटर ऑफ एटम हैव न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे जीरो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। और उसके बाद उसने दूसरी बात जो बोली बेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसने दूसरी बात क्या बोली? उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, electrons are present in stationary orbits, in stationary orbits। मतलब कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स मतलब कि अब सर्कुलर पाथ मान लो, जैसे कि मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे, डिफरेंट ऑर्बिट्स। मान लो ये सबसे पहला ऑर्बिट हो गया, जो सर्कुलर पाथ होंगे, दीज आर सर्कुलर इन शेप। और उसके बाद ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही हो सकते हैं, इनसे बाहर या इनके अंदर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होगा? या तो इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, या इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, या इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। इनके बीच में, इनके बाहर, इनके अंदर, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की कोई संभावना नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन या तो पहले ऑर्बिट में, या दूसरे ऑर्बिट में, या फिर तीसरे ऑर्बिट में, इस तरीके ऑर्बिट्स के अंदर ही मिलेंगे। तो ये सेकंड रूल था। थर्ड पोस्टुलेट उसने क्या बोला कि हम कहीं पे भी रैंडमली इन ऑर्बिट्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बेटा। हम ऑर्बिट किसको बोलेंगे? वही ऑर्बिटल पॉसिबल है, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर ने क्या बोला कि परमिटिव orbits have angular momentum multiple of h/2π। एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होगा? h/2π। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mvr इट शुड बी इक्वल टू n इंटू h/2π। बेटा यहां पर n क्या क्या हो सकता है? n कैन बी 1 2 3, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड बियॉन्ड दैट। तो बेटा ये थर्ड रूल था। इसमें क्या बोला गया कि बोहर ने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में हो सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल हो। तो ये थर्ड रूल था। फोर्थ बात उसने क्या बोली कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रहेगा, चाहे वो इस एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करे, घूमे फिरे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट में है तो ना वो एनर्जी बाहर छोड़ देगा, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो उसने फोर्थ रूल क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट have fixed energy। बेटा ना तो एनर्जी बाहर लेगा, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये फोर्थ रूल था। फिफ्थ पॉइंट उसने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखो जो न्यूक्लियस के पास है वो लो एनर्जी का ऑर्बिट है, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो हाई एनर्जी का ऑर्बिट है बेटा। तो उसने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो इस वक्त यहां पे है,
और अगर ये हायर लेवल में जाएगा तो इस केस में एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। लो लेवल से हाई लेवल में जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हमें बाहर से कोई रेडिएशन इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, कोई वेवलेंथ इसके ऊपर डालनी पड़ेगी जिससे ये लो लेवल से हाई लेवल में जा सके। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई बेटा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा, हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है, तो इस वाले केस में एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो ये फिफ्थ पॉइंट था, उसमें क्या बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन goes from lower level to higher level, लोअर लेवल से अगर हायर लेवल में जा रहे हैं ना बेटा, तो उस केस में क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर आएगा, लोअर लेवल के अंदर आएगा, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास में है वो सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है और उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो ये जो ऑर्बिट है, ये तो बेटा मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो ऑर्बिट, जो पहला ऑर्बिट है बेटा, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिट है। और जो दूर है वो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिट है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो अब उसके बाद बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर ही हो सकता है, दो ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से जंप करके नीचे आएगा तो बेटा नीचे वो बीच में कहीं नहीं रुक सकता, वो इसके बाद सीधे नेक्स्ट वाले लोअर ऑर्बिट के अंदर ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उसी सर्कल के अंदर हो सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr वो h/2π का क्या हो जाए बेटा, मल्टीपल हो जाए। उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में रहेगा या फिर डायरेक्ट जंप करेगा और नीचे वाले सर्कल में, बीच में इलेक्ट्रॉन के होने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो बेटा, मान लेता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ना ही ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना ही ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। मतलब ये है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में किस टाइप की अट्रैक्शन है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है बेटा, इट इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में ये चक्कर निकाल रहा है। अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में है तो बेटा वो क्या करती है, उसके ऊपर एक और फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगी। और इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को, इसके बारे में डिटेल से आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो बेटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो किस तरीके से लगेगी। मान लो मैंने किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर क्या किया है बेटा, जैसे कि मान लो एक धागे से मैंने किसी बॉडी को बांध दिया और उसको सर्कुलर मोशन में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, घुमा रहा हूं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। सर्कल के अंदर अगर मैं किसी भी बॉडी को घुमाता हूं, ये बताओ बेटा कि
हर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी के ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। मान लो मैंने जैसे कोई पत्थर लिया, उसको एक धागे से बांध लिया और उसको यहाँ पे मैंने टाई किया और इसको घुमाने लगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि धागा क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल सीधा हो जाता है और वो इस तरीके से रोटेट करता है, बिल्कुल स्ट्रेट होके सर्कल के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि हर टाइम पे उस पत्थर के ऊपर और उस धागे के ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में उसको सूडो फोर्स लग रहा होता है। तो बेटा देखो, इस फोर्स के कारण वो जो पत्थर है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो सर्कल रहेगा, नीचे नहीं लटकता है, रेस्ट पोजीशन में नीचे लटकेगा। लेकिन अगर मैंने उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया तो वो पत्थर क्या होगा बेटा, बिल्कुल इसके साथ परपेंडिकुलर होगा और हमेशा बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैंने उसको किसी भी पॉइंट पे कट कर दिया तो पत्थर कहां जाएगा बेटा, बाहर की तरफ जाके गिरेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी अगर है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लगता रहेगा। तो इस देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कब रहेगा, कब वो बाहर वाले ऑर्बिट में या अंदर वाले ऑर्बिट में कब नहीं जाएगा, जब उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या उसके सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं इसको, इट मे बी कॉल्ड ज्यादा डिटेल में इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे, इट कैन बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा बेटा, इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा। और अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएगा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे क्यों रहता है, एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स इसी रेडियस के अंदर क्यों घूमता है बेटा, क्योंकि हमेशा इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। अब देखो बेटा, मैं ये बोल सकता हूं कि और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा, एक्ट। तो मतलब ये है कि दोनों का साइन तो अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्या होगा बेटा, सेम रहेगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी, मोड लगा दिया मतलब बेटा मैंने मैग्नीट्यूड लिया, मोड मींस पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा M इंटू वी स्क्वायर अपॉन R। ये आप लोग याद कर लो फॉर्मूलाज को दोनों को ही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास ऑफ द जो बॉडी घूम रही है बेटा, यहाँ पे कौन सी बॉडी घूम रही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस। ये किसके बराबर होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में क्या होगा, मान लो मेरे पास दो चार्जेस है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन कितना होगा बेटा, अट्रैक्शन या रिपल्सन भी हो सकता है। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगा और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। इतना तो आप सब लोगों को पता ही होगा। अब तो दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब बिल्कुल बेसिक लॉ है फिजिक्स का बेटा, Q1 और Q2 की वैल्यू डालूंगा, K इंटू बेटा Q1 में मान लेता हूं न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, चार्ज है। पहली बॉडी क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। दूसरी बॉडी क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। पहला चार्ज न्यूक्लियस, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं बेटा। कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा एक न्यूक्लियस में, मान लो कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है तो उसमें Z जो कि उसका एटॉमिक नंबर है, उसके एटॉमिक नंबर के जितने ही क्या होंगे बेटा, उसमें प्रोटॉन्स होंगे। मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन। और अगर मैं बात करूं लिथियम की तो उसके न्यूक्लियस में बेटा कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा देखो K इंटू Q1 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस में बोल देता हूं, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा, Z प्रोटॉन्स।
और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बेटा, ई के बराबर। यहां पे ई क्या होता है बेटा, ई सॉरी गाइज, तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा चार्ज 1 क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स बेटा, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे। तो बेटा इसका चार्ज क्या होगा, जेड इंटू ई, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज किसके बराबर होगा बेटा, ई। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये चार्ज हो गया बेटा न्यूक्लियस पे। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज तो इतना ही होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो इस पर चार्ज कितना होगा, माइनस ई के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के जितना ही होता है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क होता, सॉरी साइन का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अपोन में क्या लिखूंगा बेटा, आर स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक बात हो, दोनों का क्या लेके चल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड। अब यहां पे के इज पॉजिटिव, जेड इज पॉजिटिव, ई इज पॉजिटिव, लेकिन यहां पे क्या आ गया बेटा, माइनस ई। तो माइनस को मैं इससे बाहर लेके चला जाऊं बेटा, देखो मोड लगा दिया, इसका मतलब ये है बेटा कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ई इंटू ई विल बिकम ई स्क्वायर, और माइनस साइन गायब हो गया किसकी वजह से बेटा, मोड की वजह से। तो इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बेटा दूसरी इक्वेशन क्या आई थी बोर्स मॉडल से, वो आई थी बेटा कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर, इट मस्ट बी इक्वल टू, इट इज मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, और इट इज इक्वल टू n इंटू h by 2 पाई। यहां पे n की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 2 3। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके, इन दोनों ही इक्वेशंस को यूज करके मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बेटा देखो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन का यूज करके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बेटा देखो एम वी को इस तरफ लेके जाता हूं, सॉरी एम और आर को दूसरी साइड लेके जाता हूं और वी को इधर ही रख लेता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर। बनी या नहीं बनी, मैंने क्या किया, v को एक साइड रखा, m और r को इस तरफ लेके चला गया। बेटा इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, पुट v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो बेटा k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू m इंटू m अपॉन r इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मीन्स बेटा v की जगह लिखूंगा h n h बाई 2 पाई इंटू m इंटू r एंड इट्स स्क्वायर। सो इट विल बिकम k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, r स्क्वायर से मैंने r स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल। m से m स्क्वायर को क्या कर दिया बेटा, कैंसिल। कुछ और कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। एक r मेरे पास बच गया, इसको इस तरफ लेके आता हूं और बाकी सभी क्वांटिटीज को इधर रीअरेंज कर देता हूं। r को यहां लेके आऊंगा, इस टर्म को नीचे लेके चला जाऊंगा, तो क्या बनेगा, देखो बेटा r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर
अपॉन के इंटू जेड इंटू ई स्केयर इंटू 4 पाई स्केयर इंटू एन। ये बनेगा, कुछ छूट तो नहीं गया है, एन स्केयर एच स्केयर आ गया, 4 पाई स्केयर एम आ गया, और के जेड ई स्केयर इधर से मैं ले आया, इस आर को इस तरफ ले आया, सब कुछ आ गया है बेटा। अब यहां पे देखो बेटा, एक एटम के लिए H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है बेटा? कांस्टेंट। K इज कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ से आया था। Z इज एटॉमिक नंबर, इट कैन चेंज विद एटम, हर एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी बेटा? अलग। एंड N इज ऑर्बिट नंबर, तो N भी चेंज हो सकता है हर ऑर्बिट के साथ, कि पहला ऑर्बिट है दूसरा ऑर्बिट है, तो N की वैल्यू चेंज हो सकती है, और Z की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? चेंज। इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो फिक्स है, कितना बेटा? E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब्स। 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे n और z क्या है बेटा? चेंज हो सकते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो r इज इक्वल टू, सभी कांस्टेंट क्वांटिटीज को एक साथ लिखूंगा, h स्क्वायर अपॉन k इंटू जेड इंटू, सॉरी जेड नहीं है, z इज वेरिएबल, इंटू ई स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m, ये सारी कॉन्स्टेंट्स, इंटू n स्क्वायर अपॉन z। बेटा इन सभी कांस्टेंट क्वांटिटीज का जब भी मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास r क्या आएगा बेटा? r विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू पुट करने के बाद, इंटू n स्क्वायर अपॉन z मीटर्स। बेटा ये क्या आ गई मेरे पास? रेडियस आ गई, इतने मीटर्स। मतलब किसी भी एटम का मैं z एटॉमिक नंबर पुट करूंगा और उसका ऑर्बिट नंबर हमें पूछा होगा कि भाई सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, थर्ड की पूछी होगी तो n की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। मैं रेडियस निकाल सकता हूं बेटा किसकी? nth ऑर्बिट की, ये फॉर्मूला आ गया। और मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम्स। क्यों बेटा? क्योंकि ये आ गया रेडियस का, nth सेल की रेडियस का फॉर्मूला, क्योंकि बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर माइनस 10 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? रेडियस का फॉर्मूला। तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब ओके बेटा, अब हम लोगों ने देखो हमारे पास बोर्स मॉडल से दो फॉर्मूले आए थे, k इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो होगा एम वी आर, इसका फॉर्मूला है इट इज मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यहाँ पे n क्या हो सकता है बेटा? इट कैन बी 1 2 3 और एनीथिंग। सो पहला जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था रेडियस का, इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। बेटा यूनिट को याद रखूं, अगर मैं एंगस्ट्रॉम में मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा रेडियस का इस फॉर्मूले से, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में करने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेटा इसके बाद देखो जो सेकंड मेरे पास जो फॉर्मूला मुझे निकालना है वो है वेलोसिटी, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी ऑर्बिट के अंदर, कि कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे निकालना है। दोबारा से मेरे पास दो इक्वेशंस है। पिछली बार मैंने क्या किया था बेटा? v को इस तरफ रखा था और m और r को मैं दूसरी साइड ले आया था। इस बार मैं r को इस तरफ रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में mv को यहाँ पे लेके आता हूं। बेटा मैं क्या करता हूं कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मेरे पास r किसके बराबर आएगा बेटा? r विल बी इक्वल टू nh बाई 2 पाई इंटू m इंटू v। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं इसी r को पुट करूंगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बेटा 1 इक्वेशन क्या कहती है? k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्केयर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर r है नीचे, इधर r स्केयर है, तो बेटा r से r स्केयर क्या हो जाएगा, गायब, तो इस तरफ एक r बचेगा। अब इस r की वैल्यू मैं पुट करूंगा हाँ इस इक्वेशन में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r, बेटा r की वैल्यू पुट करने पे देखो क्या बन जाएगा, k इंटू जेड इंटू ई स्केयर अपॉन बेटा r की जगह में क्या लिख रहा हूं NH, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन वो कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, तो NH तो आ गया नीचे, और 2 पाई mv कहां चला गया बेटा ऊपर, इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्केयर। अब यहां पे देखो बेटा ध्यान से, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, और v से v स्केयर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ एक v बचेगा। तो मेरे पास v किसके बराबर है बेटा, v इज इक्वल टू k इंटू जेड इंटू ई स्केयर इंटू 2 पाई अपॉन n इंटू h। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे k क्या है, k इज कांस्टेंट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ विच इज ए कांस्टेंट, और z जो है वो किसी भी एटम के साथ चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में बोलेंगे एटम जो है लिथियम है, तो उसके लिए z 3 आएगा, एटॉमिक नंबर है, z क्या है बेटा एटॉमिक नंबर। और अगर बोल दिया हीलियम तो z क्या आएगा बेटा 2 आएगा, हाइड्रोजन बोल दिया तो z की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ई चार्ज ऑन प्रोटॉन वो भी बेटा बिल्कुल फिक्स 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो z और n दोनों चीजें चेंज हो सकती है, बाकी सारी बातें क्या है बेटा कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू k इंटू ई स्केयर इंटू 2 पाई अपॉन h इंटू z बाई n। बेटा ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट हैं, तो ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। और इन सभी कांस्टेंट्स को जब मैं सोल्व करूंगा बेटा इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये मेरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई जब वो nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा सेकंड जो फॉर्मूला आया वो किसका आया, वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इट इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन। बेटा यूनिट को हमेशा याद रखो मीटर पर सेकेंड। बेटा सेकंड फॉर्मूला मेरे पास किसका आ गया, वेलोसिटी का। अब इसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला मुझे निकालना है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बेटा थर्ड फॉर्मूला जो है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा सबसे पहली बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब अगर मैं पहली बार इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, पहले पोटेंशियल एनर्जी की लेते हैं, तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर चलो 3 बोल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, दो चार्जेस हैं मान लेता हूं। देखो बेटा यहाँ पे एटम के अंदर क्या हो रहा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस और किसी एक ऑर्बिट के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां से है, कूलम्ब्स लॉ से। वो क्या कहता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे Q1 क्या है बेटा, Q1 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो कितना होगा Z इंटू ई, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा चार्ज क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, -E। और इस बार
पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस को बाहर ले लेता हूं, माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। देखो बेटा प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है, ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के सामने मैंने क्या लगाया, माइनस। और एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, इसीलिए मैंने जेड से मल्टीप्लाई इसको किया। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसको इक्वेशन नंबर में 4 बोल देता हूं। अब बेटा देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हम सब लोगों ने काफी बार पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी इंटू स्क्वायर। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज करूंगा, यहां पे आर से मैं क्या कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा आर स्क्वायर से आर को क्या कर देता हूं, कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, एम वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, यहां पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी क्या कर दिया मैंने, हाफ से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं कि के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2r इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। होगा या नहीं होगा? तो मेरे पास दोनों फॉर्मूले आ गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी। दोनों फॉर्मूलों को पुट करूंगा मैं टोटल एनर्जी के अंदर। तो अब देखो बेटा, मेरे पास दोनों फॉर्मूले आ गए, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी के अंदर अगर मैं इनको पुट करता हूं तो देखो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू, एनर्जी विल बी इक्वल टू, पहले काइनेटिक एनर्जी को पुट करता हूं, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2r, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को पुट करूंगा माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। बेटा देखो के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर दोनों में क्या है, कॉमन है। इधर लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, माइनस के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी का क्या आया था बेटा, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, और इसके साथ 2 भी क्या था बेटा, मल्टीप्लाई। अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, देखो के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, दोनों टर्म्स में इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा बेटा 1/2, और यहां पे क्या बचेगा बेटा -1। इस वाले फैक्टर में 1/2, इसमें -1, तो हाफ -1 कितना होता है बेटा, -1/2। तो E विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1/2 ऑफ K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान से एक बात देखो बेटा, ये जो फैक्टर है K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, ये टोटल एनर्जी में भी आया है, और ये फैक्टर K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी में भी आया है, और ये फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी आया है। तो अब देखो बेटा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, लेकिन इसके सामने क्या लगा है 1/2। मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है बेटा, आधा है। ये फॉर्मूला किसका होता है, के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको 2 से डिवाइड ही तो किया है मैंने। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी, ये क्या थी बेटा, टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में देखो बेटा, सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी पूरा फॉर्मूला क्या है सेम, के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2r, के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो मतलब मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको ये रूल समझ आया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसका नेगेटिव उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो बेटा ये भी एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी के बीच में और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज के बीच में। तो ये रूल आपको समझ आया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के एग्जाम्स में कई बार इसका यूज हो जाता है। अब हम लोगों ने निकाल लिया बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो
बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ के इंटू जेड इंटू ई स्केयर अपॉन आर। बेटा आर का फॉर्मूला क्या आया था 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड, एंगस्ट्रोम में आया था ये। तो यहां पे हम लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड। अच्छा एक बात हो, अगर ये एंगस्ट्रोम में है तो हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा स्टैंडर्ड यूनिट में हमें पुट करनी चाहिए, एंगस्ट्रोम में पुट नहीं करेंगे। तो इस वैल्यू को, रेडियस की वैल्यू को मैं मीटर में पुट करना चाहूंगा। तो जब भी एंगस्ट्रोम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 10⁻⁻10 से क्या कर दूंगा बेटा मैं, मल्टीप्लाई। तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर से इसके साथ लिख भी सकते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू पुट मैंने करी है किसमें करी है बेटा, मीटर्स में। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया तो हमने किसमें पहले ड्राइव किया था, मीटर्स में, बाद में उसको एंगस्ट्रोम में चेंज किया था हम लोगों ने। तो यहां पे जब भी पुट करूंगा तो बेटा किसमें करूंगा, मीटर्स में पुट करूंगा फॉर्मूले को। अब देखो बेटा k इज ए कांस्टेंट एंड ई स्केयर इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो z जो है वो चेंज हो सकता है। n क्या है बेटा, n इज ऑर्बिट नंबर, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, तो n इज ऑल्सो वेरिएबल। और z इज एटॉमिक नंबर, तो हर एटम के लिए z की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिफरेंट। तो सारे कांस्टेंट को साथ लिखूंगा तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू के इंटू ई स्केयर अपॉन 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ये सारे तो क्या हो गए बेटा, कॉन्स्टेंट्स। और साथ में क्या होगा देखो बेटा, 1/z नीचे है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर आएगा तो z हो जाएगा। z इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। बेटा जब भी इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा टोटल एनर्जी में तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा टोटल एनर्जी का, माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स इंटू जेड स्केयर और एन स्केयर को मैं अलग रखूंगा। ये आंसर किसमें आया बेटा, सॉरी एनर्जी का आंसर है, नॉट इन कुलाम्स, इट इज जूल्स, जूल पर एटम। एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर जूल पर एटम। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब कभी कभी टोटल एनर्जी जो होगी बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी पूछ लेते हैं। तो देखो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। इस रिलेशन को आप लोग याद रख लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो बेटा जब भी टोटल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो टोटल एनर्जी विल बिकम -21.8 इंटू 10⁻⁻, बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। आंसर हमारा जूल में आया था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा एनर्जी इट इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर जूल्स डिवाइडेड बाई, बेटा इसको डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल से जूल कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर चला जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो E विल बी इक्वल टू 10⁻⁻19 से -19 कैंसिल, और 21.8 को 1.6 से जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो E विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बेटा ये nth ऑर्बिट की एनर्जी का क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला आ गया। और अगर इसी फॉर्मूले को किसी ने जूल पर एटम की फॉर्म में पूछा, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की फॉर्म में। और अगर जूल पर एटम की फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है तो उसको भी कर सकते हैं, -21.8 गुना 10⁻⁻19, इस कांस्टेंट को याद रख लेंगे। अब ये बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, बोल देंगे लिथियम का एटम है और उसके सेकंड ऑर्बिट के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
हमें एनर्जी निकालनी है। तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 3, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होगा, और सेल कौन सा दे रखा है बेटा 2, तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर एनर्जी जूल पर एटम में पूछा है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो मेरे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया एनर्जी का बेटा, एनर्जी ऑफ nth सेल, और ये एनर्जी क्या है बेटा, टोटल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, और ये तीनों फॉर्मूले में भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखो बेटा हमें क्या बातें याद रखनी है, ये तीनों फॉर्मूले ही हमें याद रख लेने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इन बातों को हमें याद रखना है। अब कई बार बेटा क्या बोलते हैं, हमें बोलेंगे कैलकुलेट एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, हमें क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर बोल सकते हैं कि पर जूल्स में मुझे निकालना था, वो भी हमने निकाल दिया था, -21.8 इंटू 10⁻⁻90 जूल पर एटम। बेटा कई बार क्वेश्चन में बोलेंगे कि कैलकुलेट एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, किसमें किलो जूल पर मोल। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, इतने जूल एनर्जी है एक एटम की, तो बेटा इस एनर्जी को अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड, तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 1000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या, 1000 से डिवाइड किया 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये जूल की बजाय किसमें आ गई है बेटा एनर्जी, किलो जूल पर एटम में आ गई है। अभी तक हमने एटम को मोल में कन्वर्ट नहीं किया है। अब ये 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ इसमें ऐड हो जाएगा, -19 और -3 कितना हो जाएगा बेटा, -22। समझ आ गया। अब देखो बेटा 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 एवोगैड्रोस नंबर इंटू 10⁻23 एटम्स, और बेटा एक एटम की एनर्जी हमें ये दे रखी है, तो हम 1 मोल की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वो एनर्जी क्या आएगी बेटा, E विल बी इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻22 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बेटा एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, ऑन सोल्विंग दिस एन से जब भी इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1328, नियरली -1328 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा अब जो आंसर आया वो किसमें आ चुका होगा, किलो जूल्स पर मोल के अंदर। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं पर एटम की, एक एटम की एनर्जी एटम कैलकुलेट करी जूल्स में, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो एनर्जी किसमें आ गई, किलो जूल्स में। ये एनर्जी आई है पर एटम। बेटा हमें एनर्जी अगर निकालनी है 1 मोल की, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर से उसको क्या कर दूंगा बेटा मैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसी नंबर को बोलते हैं Na। तो Na से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, -1328 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो बेटा इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लो, टिप्स पे याद कर लो इन तीनों को।